पाकिस्तान का भोपाल, पाकिस्तान का जूनागढ़, पाकिस्तान का जोधपुर, पाकिस्तान का हैदराबाद, पाकिस्तान का पूरा कश्मीर, पाकिस्तान का त्रावणकोर। वेल आज ये सुनने में भले ही अटपटा लग रहा है, आपको लग रहा है यार मैं क्या बकवास कर रहा हूं। हमारा भोपाल तो हम जाते रहते हैं, जोधपुर हमारी यार कल्चरल हेरिटेज वाली सिटी, हैदराबाद वहां की बिरयानी। लेकिन ये तमाम वो रियासतें हैं जो पाकिस्तान में जा रही थी। जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे है और आज हमारे पड़ोसी पाकिस्तान में लोग आजादी मना रहे हैं। ब्रिटिश एम्पायर से जब इंडिया में बिखराव हुआ तो पाकिस्तान जब बन रहा था तो ये तमाम रियासतें जिनका जिक्र मैंने किया ये पाकिस्तान जा रही। तो हमें लगा कि क्यों ना आज एक कहानी सुनाई जाए, कैसे हैदराबाद आपका हुआ यानी इंडिया का हुआ, कैसे त्रावणकोर हमारा हुआ, कैसे मणिपुर हमारा हुआ, कैसे भोपाल हमारा हुआ, कैसे जोधपुर हमारा हुआ, कैसे जूनागढ़ हमारा हुआ और कैसे कश्मीर हमारा हुआ। ये एक्चुअली में सब पाकिस्तान की तरफ इंक्लाइन थे। और आप इमेजिन कीजिए कि अगर ये उधर चले जाते तो आज हमारे देश का नक्शा कैसा होता। सोचकर भी आप सोचेंगे क्या यार। खैर, जो पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े हैं उनको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, और जो इंडिया से हमारे साथ जुड़े हैं, हम और आप जश्न आजादी का जब इंतजार कर रहे हैं तो क्यों ना ये कहानी सुने और आप एक बार अपनी इमेजिनेशन के घोड़े दौड़ाइए और सोचिए क्या होता अगर ऐसा होता। सबसे पहले कहानी हैदराबाद को लेकर। हैदराबाद की कहानी दिलचस्प इसलिए क्योंकि कश्मीर में आर्टिकल 370 को लेकर हमारा बहुत चर्चा करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कश्मीर में जो आर्टिकल 370 के तहत विशेष राज्य का या कुछ स्पेशल राइट्स कश्मीर को दिए गए थे, उससे कहीं ज्यादा राइट जो है वो हमने हैदराबाद को दे रखे थे। हैदराबाद के पास अपनी अलग सेना थी, अपना अलग रेलवे था, अपना अलग डाक था और बहुत सारे डिपार्टमेंट थे जो इंडिविजुअल उनके पास थे। लेकिन कहते हैं ना कई बार ज्यादा पाने के चक्कर में सब चलाता है। हैदराबाद साथ वही हुआ। निजाम साहब के जो प्रधानमंत्री थे उनकी गवर्नमेंट थी। निजाम साहब उस दौर में सबसे रईस शख्स थे दुनिया के, और उनका पैसा भी इंग्लैंड में फंसा हुआ था काफी टाइम तक। निजाम साहब के लोगों ने कहा कि आप इंडिपेंडेंट हो जाइए, और वो इंडिपेंडेंट हैदराबाद को लेकर लगे पड़े थे। उस टाइम हैदराबाद काफी बड़ा था, कई सारे स्टेट जो इंडिया के हैं वो हैदराबाद रियासत का हिस्सा हुआ करते थे, और इन्होंने यूएन से लेकर तमाम जगहों पर कोशिश कर ली थी। लेकिन 1947 में इन्होंने जब इंडिया से बातचीत की तो इंडिया से टाइप किया कि भैया जो कंडीशन है सेम रहने दीजिए, बदलिए मत, बाद में देखा जाएगा। लेकिन 1948 में कहा जाता है कि वहां पर 85% जो हिंदुओं की आबादी थी उस पर ये लोग परेशान करना शुरू किए। इसके बाद सरदार पटेल एक्टिव हुए और सरदार पटेल ने फिर एक ऑपरेशन चलाया जिसके तहत ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को चारों तरफ से घेरा गया। टेक्निकली हैदराबाद पाकिस्तान देना इंडिया के लिए खतरनाक था क्योंकि समुद्र से जुड़ा हुआ था, वहां से इंडिया बहुत वीक हो जाता। हमने 5 दिन के अंदर उनकी हिकड़ी खत्म की, वो हमारे साथ शामिल हुए और आज तो किसी को एहसास भी नहीं कि कभी वो पाकिस्तान। ऐसी कहानी जो है जूनागढ़ की भी है। गुजरात में सोमनाथ के पास पड़ता है जूनागढ़ इलाका, जो पाकिस्तान के साथ जा रहा था। अब यहां पे भी टेक्निकली बहुसंख्यक आबादी हिंदू थी, राजा जो था मुस्लिम था, तो यहां से भी आबादी वहां जाना चाह रही थी। और हालांकि ये पाकिस्तान से लगती भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जूनागढ़ के जो नवाब साहब थे वो पाकिस्तान जाना चाहते थे। पाकिस्तान से उनके अच्छे टाइप हो गए थे, वहां से जहाज वहाज भी तैयार था। लेकिन सरदार पटेल जो कि खुद गुजरात से आते थे वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाते थे कि पाकिस्तान में हमारा एक हिस्सा जाए, और इसके बाद उन्होंने जूनागढ़ के नवाब पर दबाव बनाना शुरू किया। नवाब साहब बड़े रहे, सरदार पटेल पहले मनाते थे फिर सख्ती दिखाते थे, और यही पैटर्न उन्होंने वहां भी अपनाया। हालांकि रिटर्न में कहा जाता है कि जूनागढ़ के नवाब ने पाकिस्तान को लिखकर दे दिया था कि हम आपके साथ शामिल हो रहे हैं। और अभी भी पाकिस्तान में जूनागढ़ के नवाब के खानदान के लोग हैं जो दावा करते हैं कि जूनागढ़ के हम रियासत हैं, हम नवाब हैं। लेकिन इसके बाद सरदार पटेल साहब ने इसको चारों तरफ से घेरा, सप्लाई लाइन काटी, उसके बाद धीरे धीरे फंसने लगे। जहाज लेकर जनाब भाग गए, कहा जाता है अपनी एक बीवी भी छोड़ गए थे वो इंडिया में। और बाद में यहां पर एक जनमत संग्रह करवाया गया 1948 में, जिसमें क्योंकि आबादी बड़ी संख्या में हिंदुओं की थी तो 90% लोगों ने इंडिया को चुना, और उसके बाद से जूनागढ़ जो है वो इंडिया का हिस्सा है। सोमनाथ से बहुत नजदीक की दूरी पर है, गिर पहाड़ यहीं पर, गिर माता का मंदिर भी यहीं पर है। तो ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। गुजरात एक हिस्सा पाकिस्तान का हो जाता अगर सरदार ना होते। अगला नाम भोपाल का, नवाब हमीदुल्ला। हमीदुल्ला साहब जो हैं वो सैफ अली खान के पिताजी नवाब पटौदी साहब, जो इंडियन क्रिकेट टीम में कैप्टन भी थे, टाइगर पटौदी, उनके सगे नाना थे। और नवाब साहब जो हैं वो पाकिस्तान को लेकर बहुत इंटरेस्टेड थे। नवाब साहब चाहते थे कि वो पाकिस्तान में चले जाएं, बहुत उनकी दिली तमन्ना थी। उन्होंने इनफैक्ट पाकिस्तान में एक कराची में बैंक ऑफ भोपाल भी खुलवाया था जहां पर अपने बहुत सारे पैसे भिजवा दिए थे।
1947 में उनकी कोशिश थी, लेकिन क्योंकि यहाँ की आबादी जो थी वो भी हिंदू थी और सरदार पटेल फिर वही आ गए कि मेनन साहब ये इंडियन गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि भाई इंडिया के बीच में से एक भोपाल जो है वो वहाँ का हिस्सा हो जाए, और टेक्निकली नवाब साहब भी जान रहे थे कि पॉसिबल नहीं था। नवाब साहब ने कोशिश की हालांकि जिन्ना के साथ मिलकर कि वहाँ जाएं, लेकिन पॉसिबल नहीं हुआ। डराया गया, धमकाया गया, और उसके बाद लोग जो थे उन्होंने भी विरोध किया कि भैया हमको नहीं जाना है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑडियंस जो है यहाँ पर हिंदू थी। और धीरे धीरे नवाब साहब को समझ में आया कि मामला नहीं बन रहा है। शुरू में उन्होंने अपनी क्राउड को दबाने की कोशिश की थी ताकत से, लेकिन फिर उनको गिव अप करना पड़ा। और बाद में जब नवाब साहब नहीं मान पाए तो 1949 में, यानी 2 साल बाद, उनका इंडिया में विलय हुआ। नवाब हमीदुल्ला जो हैं वो यहाँ से इंग्लैंड चले गए। उनकी बेटी जो हैं आबिदा सुल्तान वो पाकिस्तान में रहती हैं, और छोटी बेटी साजिदा जो हैं वो पटौदी खानदान की बहू थी, और वहीं से इनकी फैमिली जो है आई है। सोचिए भोपाल जो है वो इंडिया का हिस्सा नहीं होता। अगली कहानी कश्मीर की। कश्मीरी कहानी हर कोई जानता है। कश्मीर जिस थ्योरी से इंडिया जूनागढ़ पर, भोपाल पर, हैदराबाद पर दावा कर रहा था, एक्चुअली वही थ्योरी इंडिया पर उल्टा पड़ रही थी कश्मीर के मामले में, क्योंकि कश्मीर में राजा हिंदू थे, आबादी जो थी वो मुस्लिम थी, और इसी वजह से कई बार कहा जाता है कि सरदार पटेल डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हुए थे। बिकॉज 2 एंगल आते हैं। एक तो था कि वो इन्वॉल्व नहीं हुए थे, उन्हें लगता था कि यार कश्मीर हमेशा एक कंट्रोवर्शियल इशू है, बहुत सारी मुस्लिम आबादी। दूसरा, कई लोग कहते हैं कि सरदार पटेल की थ्योरी थी पहले जूनागढ़ और बाकी सब अपने पास कर ले, बाद में कश्मीर को ले लेंगे। हालांकि पंडित नेहरू यहाँ इन्वॉल्व हुए थे। लेकिन कश्मीर की कहानी भी वैसी। राजा हरि सिंह जो हैं वो इंडिया रह जाते थे, और राजा हरि सिंह इनिशियली डिसाइड नहीं कर पा रहे थे क्या किया जाए। उनके यहाँ पर जो लोग थे वो मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी। फिर बाद में कबाइलियों ने हमला कर दिया। 1947 में पाकिस्तानी फौज कहा जाता उसमें शामिल थी बैक साइड से, और राजा साहब के हाथ पांव फूल के भाग के वो जम्मू गए। टेलीग्राम मैसेज सब भेजा गया उस जमाने में। फिर इंडियन आर्मी की तरफ से उनको हेल्प दी गई, जब उन्होंने रिटर्न में दिया कि हम शामिल होंगे, और फिर वहां से वो शामिल होते हैं। फिर संयुक्त राष्ट्र में ये मामला गया। हालांकि कहा जाता है कि जब ये मामला यूएन में गया था, अगर यूएन में ना गया होता और इंडियन आर्मी को 1 हफ्ते और मिल गया होता तो शायद जो उस साइड का पीओके वो भी हमारा हो जाता। ऐसा कहा जाता है कि नेहरू जी ने कॉन्फिडेंट थे कि यूएन में हमारे फेवर में आएगा मामला, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जो लोग बात रख रहे थे वो ज्यादा मजबूती से रखते गए, और उसके बाद से सीज फायर में जो उनके पास। अगली कहानी जो है वो त्रावणकोर की है। दरअसल 1946 से क्लियर हो गया था कि अब इंडिया पाकिस्तान 2 अलग अलग देश होने वाले हैं, और धीरे धीरे आपको साइड चुननी होगी। तो या तो आप पाकिस्तान साथ जाइए, या इंडिपेंडेंट हो जाइए, इंडिया के साथ जाइए। त्रावणकोर के जो सैम दीवान थे सीपी रामास्वामी साहब इस बात पर अड़ गए कि अंग्रेजों के जाने के बाद वो इंडिपेंडेंट रहेंगे, और त्रावणकोर के राजा थिरुन्नल वर्मा को लेकर उन्होंने कहा कि वो एक सेपरेट कंट्री के पक्ष में। बहुत सारी यहाँ पर संपदा थी, इंडिया के लिए नुकसान रहता। उधर मोहम्मद अली जिन्ना ने इनके राजा के समर्थन में बात रख दी। राजा साहब जो थे और फूल के गुप्पा हो गए। ये डिसाइड कर रहे थे कि हम यहीं रहेंगे, लेकिन तभी मामला बढ़ने लगा। उनकी क्राउड जो है धीरे धीरे नाराज हुई, बाद में प्रदर्शन हुए, और फिर इन पर एक हमला होता है। इस हमले में बाल बाल बचते हैं। अब इसके कई सारे मायने निकल सकते हैं, लेकिन उसके बाद इनका दिल बदला, और 30 जुलाई 1947 को इन्होंने कहा कि भैया हमको इंडिया में शामिल होना है, चुपचाप हमसे करवा दो, मामला हमारा खत्म, सॉर्टेड, थैंक यू सो मच। अगली कहानी जोधपुर को लेकर है। जोधपुर राजस्थान का एक बहुत ही कल्चरली रिच जगह है, और ये भी कहा जाता है कि ये वहां के जो राजा थे हनुमंत सिंह साहब, उन्हें पाकिस्तान की तरफ से एक अच्छा ऑफर दिया गया था। पाकिस्तान की तरफ से कहा गया था कि कराची में जो बंदरगाह है उसमें पूरा कंट्रोल इनका रहेगा। और वैसे जोधपुर तो एक ऐसा इलाका है जहां पर राजा भी हिंदू है, आबादी भी हिंदू है, लेकिन उनको ऑफर आया, और मामला जो था थोड़ा सा डालम डोल होने लगा। लेकिन जब मामला चला तो थोड़ा सा वहां के लोगों ने विरोध किया। उसके बाद सरदार पटेल साहब ने यहाँ के नवाब साहब को, जो राजा थे हनुमंत सिंह साहब को, उनको बुलाया, प्यार समझाया, कहा बाबू देखो इंडिया में रहना फायदेमंद है। अब ये हम बता रहे हैं, कहा जाता है कि थोड़ा सख्ती दिखाई तुमने, और शुरुआत में नानुकुर कर रहे थे, लेकिन बाद में जब कायदे समझाया गया, एक्चुअली कहा जाता है कि वो दोनों साइड टोल मटोल रहे थे कि इधर क्या मिल जाए, इधर क्या मिल जाए, उधर क्या मिल जाए। उसमें सरदार साहब ने समझाया कायदे कि भैया कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, और फिर वो कायदे में रहकर इंडिया में मार्च कर जाते हैं, और फिर इंडिया का हिस्सा। ऐसे ही मणिपुर में भी उनके जो राजा थे 1949 में उन्होंने इंडिया में मर्ज किया था, और मणिपुर भी इंडिया में बना। तो मणिपुर भी इनिशियली इंडिया का हिस्सा नहीं था, बाद में हमारे पास 1949 में शामिल आया। लेकिन अब सवाल वही है कि आप इमेजिन कीजिए कि तमाम जो हिस्से हैं वो हमारे हिस्से नहीं होते तो कैसी कहानी होती। खैर, पाकिस्तान और इंडिया कहां से शुरू हुए थे, कहां पहुंचे, किन किन फैक्टर्स की वजह से चीजें बदली, ये एक विस्तृत वीडियो हम लेकर आ रहे हैं, और उस वीडियो में आपको जानकारियां देंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ। 15 तारीख को यूट्यूब पर हमारे वो वीडियो मिलेगी।